नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये रीड से संबंधित वीडियो है और रीड से संबंधित जो साइकोलॉजी है वो इससे पहले हम इसमें 2 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें आपने अंत में ये जाना था कि मनोविज्ञान की अवधारणाएँ यानी कि मनोविज्ञान की कुछ जो प्रमुख परिभाषाएँ हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं उनको अपन ने देखा था। मुख्य रूप से हमने कीवर्ड से याद करने का प्रयास किया था कि जेबी वॉटसन के अनुसार अगर परिभाषा पूछी जाए तो वहाँ सकारात्मक वर्ड देखा जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार देखा जाए तो मानव व्यवहार का अध्ययन देखा जाएगा। अगर मैकडूगल के अनुसार पूछे तो हमें यथार्थ शब्द याद होना चाहिए। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान मैकडूगल ने कहा था, और मानव प्रकृति का अध्ययन किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। दोस्तों, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। लास्ट में हम इसकी चर्चा कर रहे थे, ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा रखा है और यहाँ लिख भी रखा है कि 1 क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से लगभग 1 प्रश्न आने की संभावना है 2020 में। तो चलिए अपन इसको फटाफट से समझ लेते हैं। इसमें 2 बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि मनोविज्ञान होता क्या है, और दूसरी बात ये ध्यान रखने वाली होगी कि मनोविज्ञान में क्या शामिल नहीं है या मनोविज्ञान किसे नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोविज्ञान होता क्या है। तो प्रश्न कैसे आएगा? निम्न में से मनोविज्ञान है, 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से एक ऑप्शन तो इन चारों में से मिलेगा कि भाई मनोविज्ञान सकारात्मक है, मनोविज्ञान धनात्मक है, मनोविज्ञान विधायक है, मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है। दोस्तों, एक होता है अनुप्रयुक्त और एक होता है अनप्रयुक्त। अनप्रयुक्त शब्द आ जाए तो मनोविज्ञान में वो शब्द नहीं है, ठीक है, और अनुप्रयुक्त आ जाए तो मनोविज्ञान होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ तक नीचे वाले प्रश्न की बात है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मनोविज्ञान नहीं होता है, तो मनोविज्ञान नियामक नहीं होता। नियामक का मतलब नियम। अब मनोविज्ञान में नियम कहाँ से आएंगे ये बताओ? क्योंकि मनोविज्ञान हम ये जान चुके हैं कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ पर नियम नहीं होते हैं। तो ये नियामक नहीं है। और क्या नहीं है? अनप्रयुक्त नहीं है। इसे तो प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि हमने जाना था कि लास्ट में जेबी वॉटसन ने ये कहा था कि मानव की जो भी प्रतिक्रियाएँ हैं, जो भी क्रियाएँ हैं, वो सब व्यवहार के अंतर्गत परिगणित होती हैं और व्यवहार को प्रयुक्त किया जा सकता है, उनका प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है, नियामक भी नहीं हो सकता। इसके अलावा आदर्शात्मक मनोविज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि मनोविज्ञान टोटल ही कैसा है? प्रैक्टिकल ही है, ये आदर्शात्मक नहीं होता। तो आपसे प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से देखो, मात्र 5 ही चीज़ें आपको याद या 6 ही चीज़ें याद रखनी है आपको। आपसे पहला प्रश्न तो ऐसे पूछ सकता है वो कि निम्न में से मनोविज्ञान नहीं होता। प्रश्न कैसे पूछेगा? निम्न में से मनोविज्ञान नहीं होता। इनमें से 3 ऑप्शन तो इनमें से देगा और 1 ऑप्शन इन तीनों में से देगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से आंसर लगा देना है, क्योंकि मनोविज्ञान नहीं होता है। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से मनोविज्ञान है, तो 3 ऑप्शन तो ये मिलेंगे और 1 इनमें से ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इनमें से ध्यान देना है कि मनोविज्ञान सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है और अनुप्रयुक्त है, ठीक है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैंने बता रखा है टेलीग्राम से इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं पूरी PDF को। अब अपन आगे बात करते हैं और जिक्र करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रारंभ में स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि हम बाल विकास से पहुँचने से पहले हम 3 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहला जो हमने बात की वो की मनोविज्ञान की। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मनोविज्ञान की एक शाखा, जिसे अपन कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। इसके बाद में हम जानने का प्रयास करेंगे बाल मनोविज्ञान को, बाल मनोविज्ञान, और उसके बाद में हम जानेंगे बाल विकास को, बाल विकास। दोस्तों, अधिकांश आपको क्लासें मिल जाएंगी, अधिकांश कोचिंग वाले भी यही पढ़ा रहे हैं, सीधा बाल विकास से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पिछले रीड की या पिछले आर्ट-एट के एनालिसिस करें तो आप पता चलता है कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न अपने को देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अपन क्रमशः चल रहे हैं। मनोविज्ञान हमने पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शिक्षा
और एक मनोविज्ञान। तो सबसे पहले दोस्तों अपन शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। सबसे जानते हैं शिक्षा का अर्थ क्या है। तो सामान्यतः यह माना जाता है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। दोस्तों 2013 की जो रीट थी यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न की भी मैं चर्चा करूँगा। शिक्ष प्लस अ बराबर शिक्षा, ये तो सामान्य अर्थ हो गया कि भाई संस्कृत की एक धातु है शिक्ष धातु, और इस शिक्ष धातु में अ प्रत्यय जुड़ने से शिक्षा शब्द बना है। ये तो हुआ सामान्य अर्थ। लेकिन वास्तविक अर्थ में ये देखा जाता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। वैदिक काल में एक बालक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाता था, और गुरु जो होता था उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश देता था, जिससे उस बालक का व्यवहार प्रकाशमान या परिमार्जित होता था। अब प्रश्न क्या आया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये प्रश्न पूछा गया था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिएगा। प्रश्न क्या था, शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय क्या है। शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय पूछा है। अभी हमने नीचे लिख रखा है कि सामान्य अभिप्राय क्या है, वास्तविक क्या है, संकुचित क्या है, व्यापक क्या है, सबकी बात करेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या आया था, ये प्रश्न दोस्तों 3 बार आ चुका। एक बार तो ये फर्स्ट ग्रेड में आया था, एक ये CTET में भी आ चुका, और यही प्रश्न रीट 2013 में भी आया हुआ है। ऑप्शन क्या मिले थे कि शिक्षा एक सीखने सिखाने की क्रिया है। अधिकांश जो क्लासें हैं उसमें केवल यही बताया जाता है कि शिक्ष प्लस ऐसे मिला है, जिसका अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, बस। लेकिन अपन सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ समझेंगे। पहला ऑप्शन सीखने सिखाने की प्रक्रिया, दूसरा व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया, तीसरा व्यवहार उन्नयन की क्रिया, और चौथा है प्रकाशित करने वाली क्रिया। तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा प्रकाशित करने वाली क्रिया, क्योंकि यहाँ पूछा है वास्तविक अभिप्राय। ठीक है, इसका अभी आपको पता चल जाएगा। मैं नीचे आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ, देखिएगा। शिक्षा के विभिन्न अर्थ, शिक्षा शब्द के विभिन्न अर्थ की अगर हम बात करें तो पहला अर्थ है सामान्य प्रचलित अर्थ। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का सामान्य अर्थ क्या है, तो वहाँ आंसर होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। लेकिन 2013 रीट में क्या पूछा गया था कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो वास्तविक अगर अर्थ पूछा जाए तो प्रकाशित करने या परिमार्जित करने वाली क्रिया है, क्योंकि वैदिक काल में आप जानते हैं कि बच्चा गुरु के पास जाता था, गुरुकुल में जाता था, और वहाँ पर उनके अंधकार को या अज्ञान को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश दिया जाता था। तो उनको प्रकाशित करने वाली क्रिया ही क्या कहलाई, शिक्षा कहलाई। अगर आपसे ये पूछा जाए, अब ये संभावित है, देखो पूछा तो क्या गया वास्तविक अर्थ, अब संभावना क्या है, हो सकता है आपने से संकुचित अर्थ पूछ लिया जाए, हो सकता है आपने से व्यापक अर्थ पूछ लिया जाए, तो इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो संकुचित अर्थ है किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना। अभी विद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ना संकुचित क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि बच्चा सुबह 10 बजे आएगा, शाम को 4 बजे जाएगा, है ना, सुबह या 7 बजे आएगा या 12 बजे जाएगा, फिक्स टाइम पीरियड होता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसमें स्थान भी फिक्स होता है कि वो पर्टिकुलर स्थान पे, और दूसरी बात टीचर भी लगभग फिक्स होते हैं, उनके द्वारा ही उनको पढ़ाया जाता है। तो सब कुछ व्यवस्थाएं जो होती हैं उनमें सभी स्थितियां फिक्स होती हैं, इस वजह से ये संकुचित अर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सीखता है। यानी कि व्यक्ति जहाँ पे भी मौका मिले वहीं सीख सकता है। व्यक्ति घर परिवार में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है, अगर आप कहीं जाते हैं सिटीज़ वगैरह में तो वहाँ पे भी सीखता है, मतलब खुले वातावरण में सीखता है। इसमें कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, कोई परिस्थिति फिक्स नहीं होती, कोई सिखाने वाला भी फिक्स नहीं होता। आप छोटे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी सीखते हैं। मतलब सीखने की जो प्रक्रिया वो जीवन पर्यंत जो चलती है उसे कहते हैं अपन व्यापक अर्थ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। बस सीधी सी बात यह है, सामान्य अर्थ पूछे तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वास्तविक अर्थ पूछे तो प्रकाशित परिमार्जित करने वाली क्रिया, संकुचित अर्थ विद्यालय महाविद्यालय की पढ़ाई, और व्यापक अर्थ जीवन में कहीं पे भी कुछ भी सीखना। अब दोस्तों एक अभिप्राय और हमसे पूछा जाता है, वो आता है एजुकेशन से रिलेटेड, या नोट भी लगा रखा है
शिक्षा शब्द में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसके अंग्रेजी रूप एजुकेशन को समझा जा सकता है। अब एजुकेशन क्या है? मुख्य रूप से एजुकेशन के लिए दो मत हैं, उन दोनों मत की हम चर्चा करते हैं। यहाँ देखिएगा, एजुकेशन के लिए मुख्य रूप से दो मत प्रचलित हैं दोस्तों। पहला मत क्या है कि एजुकेशन शब्द एजुकेटम से बना है, और दूसरा मत क्या है कि एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेयर और एजुसेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन के प्रथम मत की बात करते हैं। एजुकेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला मत और दूसरा मत। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले मत के अनुसार। पहले मत में ये माना गया है कि एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम जो शब्द है वो दो शब्दों ई प्लस ड्यूको से बना है। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यू का अर्थ है बाहर निकालना। अर्थात बालक के जो ज्ञान है, जो बालक में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अंदर से बाहर की तरफ निकालना ही क्या है? शिक्षा है। बालक के ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना ही क्या है? एजुकेशन है। ठीक है दोस्तों। दूसरा मत क्या कहता है? दूसरा मत ये कहता है कि एजुकेशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एजुकेयर और एजुसेयर। एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना या विकसित करना, और एजुसेयर का अर्थ होता है अंदर से बाहर की ओर निकालना, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गति देना। तो इसका भी मीन्स वही निकलेगा कि बालक के अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर की तरफ निकालना। यहाँ पे भी क्या था? छिपे हुए ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना। इसका अर्थ भी क्या था? छुपे हुए ज्ञान को अंदर से बाहर निकालना। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अंग्रेजी में जो अर्थ है वो कह सकते हैं कि अंदर छुपे हुए ज्ञान को बाहर की तरफ निकालना। दोस्तों, जिस प्रकार से एक बीज होता है उसमें अनेक शक्तियाँ पाई जाती हैं कि यदि उचित जल, प्रकाश और वायु या मिट्टी के संपर्क में उसे ले जाया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार से अंकुरित होकर पौधा बनने व अपने जैसे सैकड़ों बीज पैदा करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक बालक में भी कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं जो उचित शैक्षणिक वातावरण मिलने के उपरांत वो प्रकट होती हैं। तो दोस्तों, जो जन्मजात शक्तियाँ हैं उन सभी शक्तियों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकालने के लिए जो आयाम है, उसे अपन क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं शिक्षा की कुछ परिभाषाओं की। शिक्षा की परिभाषाओं में अगर मुख्यतः बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा कि मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से ही आते हैं। अगर अरस्तु की बात करें, जो कि प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अर्थात शिक्षा जो होती है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। कौन कहते हैं? ये अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु का ये जो कोटेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। यानी कि जो शिक्षा है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। अब अपन बात करते हैं इससे भी महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने जो परिभाषा दी है वो रीट 2020 के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या कहा है जॉन लॉक ने कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। यानी कि शिक्षा को की जो तुलना है उन्होंने कृषि से की है कि जिस प्रकार से किसान के लिए महत्वपूर्ण क्या होती है? फसल होती है या कृषि होती है, उसी प्रकार एक स्टूडेंट के लिए, एक विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? शिक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये परिभाषा भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा पेस्टोलॉजी की अगर बात करें तो पेस्टोलॉजी के अनुसार बालक की शिक्षा, जो शिक्षा होती है वो बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये बात कहने वाले कौन थे? पेस्टोलॉजी। इसके अलावा फ्रोबेल के अनुसार अगर बात करें तो फ्रोबेल ने वही बात की है जो अपन परिभाषा में पढ़ के आए थे बाहर। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है, ये जॉन लॉक ने कहा है। इसके अलावा 2-3 परिभाषाएं हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास ही शिक्षा है।
विवेकानंद के अनुसार शिक्षा बालक की पूर्व निहित योग्यता को अभिव्यक्त करती है। कौल सैनिक के अनुसार शिक्षा बालक में शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के विकास करती है। तो दोस्तों अगर बात करें शारीरिक मानसिक, देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, अगर शारीरिक प्लस मानसिक दो विकास की अगर बात करें तो वहाँ पर हमारा आंसर आएगा कौल सैनिक। ठीक है। अगर बात करें 3 प्रकार की, हमने प्रारंभ में बात करी थी प्लेटो की परिभाषा की। अगर बात करें शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिवर्तन तो वहाँ पर कौन आएगा? प्लेटो आएगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके मनोविज्ञान के बारे में। दोस्तों ये जो नोट्स हैं, अपने जो नोट्स हैं वो उत्कर्ष क्लासेस की जो हस्तलिखित नोट्स हैं, साथ में जो 11th और 12th की जो बुक हैं उनकी सम्मिलित नोट्स हैं, साथ ही BL रेवाड़ की जो बुक है उससे नोट्स हैं, साथ में जो वंदना जादौन की जो बुक है या उसके जो पर्सनल नोट्स हैं उन सभी को रीडिंग करते हुए ये पर्टिकुलर नोट्स बनाए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा BL रेवाड़ की बुक में जो मेरे को मैटर मिला था वो संक्षिप्त परिभाषा मिलती है कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन तो किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान को कहा जाता है। लेकिन अगर शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो उसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मोटे तौर पे मैं बात करूं तो मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर यहाँ से स्पष्ट किया गया है। मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है दोस्तों वो करता है किसी भी प्राणी का अध्ययन। प्राणी में बंदर भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, किसी भी प्राणी का अध्ययन मनोविज्ञान में। लेकिन अगर अपन शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान में केवल मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और मानव के व्यवहार का अध्ययन भी किस में किया जा सकता है? शैक्षणिक परिस्थिति में किया जाता है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल शैक्षणिक परिस्थिति में मानव का अध्ययन किया जाता है, जबकि मनोविज्ञान में किसी भी प्राणी का अध्ययन किया जाता है। ये सामान्य परिभाषाएं हैं। अब अपन बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के शब्द की। शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा की बात हमने खूब कर ली यहाँ कि ये परिमार्जित करने की एक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का अध्ययन है। अब प्राणी का व्यवहार अगर नापा जाएगा, प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा तो वो मनोविज्ञान में किया जाएगा। अब इन दोनों को मिलाया जाए तो परिभाषा क्या बनती है कि व्यवहार का परिमार्जन करने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। या सामान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि शैक्षणिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाओं की। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पहला व्यक्ति आता है कौल सैनिक। कौल सैनिक के अनुसार अगर बात करें तो कौल सैनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। अब जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था मनोविज्ञान। दोस्तों मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में एक बात और ध्यान रखना है आपको, एक तुलना के तौर पर, कि मनोविज्ञान जो होता है उसमें तो सिद्धांत बनाए जाते हैं। जो सिद्धांत हैं या जो नियम हैं वो नियम बनाए जाते हैं मनोविज्ञान में तो, और शिक्षा मनोविज्ञान में उन नियम का या उन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान में तो कोई भी सिद्धांत या नियम क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो कौल सैनिक किसी बात को कह रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कौल सैनिक क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। अगर जो मनोविज्ञान में हमने सिद्धांत और प्रयोग बनाए थे या नियम बनाए थे उनका हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर उपयोग करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। किसने कहा है? ये कौल सैनिक ने कहा है। इसके अलावा स्टेफन की एक परिभाषा है, बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन, स्टीफन के अनुसार। इसके अलावा स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। हमने पहले ही बात कर चुके कि केवल ये मानव व्यवहार का शिक्षा के क्षेत्र में ही प्रयोग किया जाता है इसमें,
अध्ययन किया जाता है। क्रो और क्रो के अनुसार हम बात करें तो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सबसे इम्पोर्टेंट है। रीड 2020 भी मैंने यहाँ लिख रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का जो अध्ययन है वही शिक्षा मनोविज्ञान है। ये व्यक्ति कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे क्रो एंड क्रो। इसके अलावा एक बात और ध्यान देनी है आपने को कि शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो नियामक भी होता है और विधायक दोनों होता है, जबकि मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान केवल विधायक होता है, नियामक नहीं होता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? नियामक और विधायक दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपन आगे बात करते हैं थोड़ा सा। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो 1900 ईस्वी में हुई थी और इसके जो जनक हैं वो अमेरिकी विद्वान थॉर्नडाइक को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके पीछे एक 1890 की घटना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1890 में हुआ क्या था कि 1890 की घटना से प्रभावित होकर ही इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग किए थे। 1890 में जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने दो व्यक्तियों पर, दो अपने स्टूडेंट थे उन पर प्रयोग किया। पहला व्यक्ति तो ऐसा था जिन पे उन्होंने पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, है ना, और एक व्यक्ति ऐसा था जिस पे इन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से ध्यान दिया। दो प्रकार के स्टूडेंट पर ये प्रयोग था, ध्यान दीजिए। थॉर्नडाइक ने जो पढ़ाता था क्लास में तो एक स्टूडेंट पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और एक स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाने के उपरांत भी वो पूछता था, पढ़ाने से पहले भी चेक करता था। जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने देखा कि जिस पे ध्यान नहीं दिया गया तो उसकी बनी 55% और जिस पे वो रेगुलर ध्यान देता था उसकी बनी 50%। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि निश्चित रूप से इनका जो प्रभाव है वो केवल शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसके वातावरण का भी प्रभाव पड़ा है, इनकी बुद्धि लब्धि का भी प्रभाव पड़ा है और काफ़ी सारे इफेक्ट उन्होंने गिनाए थे। दोस्तों तभी से लेकर उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट किया था कि जो मनोविज्ञान है उसमें शिक्षा का बहुत ही अति महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके अलावा 1900 ईस्वी में ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इनके जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। ध्यान दीजिए, 1890 की घटना से प्रभावित होकर थॉर्नडाइक ने 10 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद में शिक्षा मनोविज्ञान की रचना करने में सफलता प्राप्त की थी। इसी वजह से शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। दोस्तों अभी तक हमारे सामने 4 मनोवैज्ञानिक आ चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी मनोविज्ञान के जनक अरस्तू, उसके बाद में हमने बात करी आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, इसके बाद में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट और अब हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक जो था, इस थॉर्नडाइक पर एक पुस्तक का प्रभाव था, ईमाइल पुस्तक का, और ईमाइल पुस्तक लिखी थी रूसो के द्वारा। सीधा पूछा जा सकता है कि ईमाइल पुस्तक किसने लिखी थी, तो वहाँ पर आंसर आएगा रूसो। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक थे जिनका सर्वाधिक प्रभाव थॉर्नडाइक के ऊपर पड़ा था। ये जो ईमाइल पुस्तक की थी, ये जो पुस्तक थी ये रूसो का प्रसिद्ध उपन्यास था दोस्तों, जिसमें उन्होंने कई रूपों ने कई ऐसे विचार भी लिखे थे रूसो ने, जिसकी जो प्रभावशीलता है वो आज महसूस होती है। ईमाइल पुस्तक के 1-2 कोटेशंस मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईमाइल में लिखा था कि बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को उसे अद्योपान पढ़ना चाहिए। यानी कि बालक एक पुस्तक के समान है। ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे रूसो। उन्होंने कहाँ पे किया था? ये कहा था उस अपनी पुस्तक ईमाइल के अंतर्गत। इसी विचार के कारण रूसो को शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रूसो को दिया जाता है। इसके अलावा ईमाइल पुस्तक में रूसो ने लिखा था कि बालिका जो होती है, बालिका को 4 दीवारी के अंदर की, जबकि बालक को बाह्य सामाजिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों यहाँ 4 दीवारी के अंतर्गत की शिक्षा से तात्पर्य ये नहीं है कि बालिका को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए, नहीं। रूसो की ईमाइल पुस्तक के अनुसार 4 दीवारी का अर्थ ये है कि उसको घर के काम में ज़्यादा निपुण बनाना चाहिए, जैसे सिलाई में, है ना, इसके अलावा दरी पट्टी बनाने में, घर का कार्य करने में, खाना बनाने में, घर के अंतर्गत जो काम किए जा सकते हैं
उन कामों में निपुण बनाना चाहिए किसको, बालिका को। जबकि जो बालक है उसको आंतरिक घर परिवार की शिक्षा नहीं देकर उनको बाह्य सामाजिक जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वो बाहर निकल के अपने स्किल्स डेवलप कर सके, अपने जो रोज़गार है उसके अवसर प्राप्त कर सके। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं, ईमाइल में ही इस प्रकार के विचार भी प्राप्त होते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिका को एक साथ देनी चाहिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा में क्या कहा है इन्होंने कि बालक और बालिका को एक साथ देनी चाहिए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा दोनों को अलग अलग देनी चाहिए। बालक को अलग देनी चाहिए, बालिका को अलग देनी चाहिए। और फिर इन्होंने एक साथ कर दिया स्नातक में, यानी कि कॉलेज लेवल पे बालक और बालिका को साथ साथ शिक्षा देनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षणों मतलब टीचर ट्रेनिंग की सर्वप्रथम शुरुआत 1900 ईस्वी में अमेरिका से मानी जाती है, जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी के द्वारा किया गया था। यानी कि टीचर ट्रेनिंग यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, जॉन डेवी को माना जाता है। जॉन डेवी कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। अब अपन बात करते हैं कि भारत में प्रशिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण या टीचर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हुई, तो 1920 में। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में टीचर ट्रेनिंग या शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1920 से मानी जाती है। सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षणों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो वो मानी जाती है अमेरिका से। और सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण की शुरुआत किसने की, तो वो की थी जॉन डेवी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। अब अपन आगे बात करेंगे बाल विकास की और बाल मनोविज्ञान की। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।